हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी प्लासी से पार्टीशन तक आप सबका स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। ये कंप्लीट सीरीज हम लोग टिल 1947 तक करेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज की शुरुआत की। सो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट रहे हमारे लिए, जिनके चलते हुए हमें एक अच्छा खासा सिस्टम देखने को मिला और कैसे ये सारी सिस्टम्स कंट्रोल किए जाते थे। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इस इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेन मकसद मुद्दा ये है कि सबसे पहले जब ब्रिटिशर अंपायर इंडिया में आए, उनका मेन मकसद था कि वो भारत से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट करें और वही रेवेन्यू वो अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। इनिशियली स्टेज में चीजें कुछ सिंपल नहीं थी, डिफिकल्ट था, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जब ब्रिटिशर अंपायर इंडिया में आए तो उन्होंने वही पॉलिसी अपनाई जो उस समय मुगल्स अपनाते थे। लेकिन फिर बहुत सोच विचार करने के बाद इन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज भी किया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हमें सबसे पहले जानकारी दादा भाई नौरोजी देते हैं। उनके हिसाब से यहाँ से इकोनॉमिक ड्रेन हो रही है। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक के अंदर ये लिखा गया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि किस तरीके से भारत के अंदर ये सारी चीजें आई और कैसे अंग्रेजी सरकार भारत के अंदर इन सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करती थी। इस टर्म को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया, मैकेनिज्म ऑफ ड्रेन कैसे होता है। ये हम पे होम चार्जेस लगाते हैं, हमारे रॉ मटेरियल यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल बैलेंस नहीं है। भारत का माल जो है वो बाहर जा रहा है और वो बहुत सस्ते में, और उन लोगों ने जो कि मशीन्स के द्वारा माल बताया जा रहा था वो इंडिया में लेके आ रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेमेंट फॉर ब्रिटिश गुड एंड सर्विस बहुत ज्यादा था और अंग्रेजी सरकार ने अपने फायदे के लिए भारत की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करके रख दिया, यानी जिसको आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इसके बाद जो चीजें बदली हैं वो ये है कि पहला मुद्दा था ब्रिटिशर का कि भारत के अंदर जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं उनको डी इंडस्ट्रियलाइज किया जाए, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज हमारी डी इंडस्ट्रियलाइज होंगी, नीचे गिरेंगी, उतना ब्रिटिश एम्पायर को फायदा है। तो लोकली जितने भी हमारी अपनी कंपनीज थी उनको बहुत नुकसान पहुंचा। इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अगर आप देखेंगे तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को पहुंचा, और साथ में ही जो हमारा मेटल वर्क था वो भी बिल्कुल डिक्लाइन हुआ। फ्री ट्रेड का कंसेप्ट बहुत ज्यादा फैलने लगा, यानी अंग्रेजी सरकार भारत के अंदर अपनी मर्जी से जो माल लाना चाहती है ले ला सकती है और जो माल ले जाना चाहती है वो भी ले जा सकती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, अब ये वाला जो काम उन दिनों भारत के अंदर हुआ करता था वो बहुत ज्यादा था। हाथों के काम से, क्योंकि बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट हुआ करता था, माल को एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत के अंदर सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट को नुकसान हुआ। इसके साथ जो भी लोग काम करते थे उनको अपनी जॉब्स को छोड़ना पड़ा और शहरों की ओर मुंह होना पड़ा, इवन दो इनको अपना सब कुछ सेल भी करना पड़ा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का काम अब मशीन मेड गुड के सामने टिक नहीं पा रहा था। और अब सब जानते हैं कि जो मशीनों के द्वारा काम किया जाता था वो बहुत सस्ता होता था और वहीं पे जो हाथों का काम होता था वो बहुत महंगा होता था। इसलिए कंपटीशन के तौर पे ये आमने सामने दिख भी नहीं रहे थे और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता भारत के अंदर से हैंडीक्राफ्ट का काम बिल्कुल समाप्त हो गया। अब यही वो लोग थे जो हाथों का काम करते थे, अब जॉबलेस हो चुके। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े फैमाइन आना शुरू हो जाएंगे और खासकर बंगाल के रीजन में सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। और इसके साथ ही जो दूसरी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी वो था भारत के अंदर जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई गई थी, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के तरीके आप कह सकते हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। ये तीन तरह से किए जाते थे। एक होता था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, एक होता था रियोतवारी सिस्टम और तीसरा था महलवारी सिस्टम। ये भारत की
इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म करने में और भारत की एग्रीकल्चर सिस्टम को खत्म करने में सबसे बड़ा नुकसान इन 3 पॉलिसी से हुआ। ये तीनों पॉलिसीज ब्रिटिश एम्पायर ने अपने फायदे के लिए बनाई थी। हम अगर बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे लगाया गया, इसमें सिंपल होता क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो परमानेंट सेटलमेंट में ये अपना जितना भी रेवेन्यू होता था वो फिक्स करते थे और जमींदार को ये कहते थे कि वो पीजेंट से पैसा कलेक्ट करें और जो सरप्लस पेमेंट होगी वो लैंड पे खर्च होगी। लेकिन जमींदार के पास इतना अमाउंट होता नहीं था। वहीं पे ब्रिटिश अंपायर अपने प्रॉफिट में से भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था, तो जमीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जमीनों से ज्यादा पीजेंट्स खत्म हो गए। ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल से लोगों ने एग्रीकल्चर ही करना छोड़ दिया। वहीं पे राहत की सांस तब मिली जब ये कहा गया कि हम एक नया सिस्टम लाएंगे। उम्मीद ये थी कि ये सिस्टम शायद बेटरमेंट की ओर लेके जाएगा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में जो ओनर बनाया गया था वो जमींदार ही था। लेकिन जमींदार को जब ये लगने लगा कि वो ब्रिटिश की डिमांड पूरी नहीं कर रहा है, तो वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बन गया। वो सबको छोड़ के शहरों की ओर चला गया। वहीं पे हमारे पास एक नया सिस्टम आया जिसको हमने कहा है रियोतवारी सिस्टम। ये मद्रास, बम्बे में अंदर शुरू किया गया। इसको शुरू करने में सबसे बड़ा हाथ है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो। इसको मनरो सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर ये सोचा गया कि क्यों ना हम एक काम करें कि डेक्कन के साइड के अंदर हम लोग पीजेंट्स को ओनर बना देते हैं और पीजेंट से डायरेक्टली हम कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू। बट इसमें दिक्कत ये है कि प्रॉपर सर्वे भी तो करना है, इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ने सर्वे करने के लिए अपने ही ऑफिसर को लगा दिया। बट वो जब सर्वे करते थे तो काफी अननेसेसरली ऐसे टैक्स इंपोज कर दिए जाते थे और हमेशा जो टैक्स इंपोज किया जाता था वो जमीन की कैपेसिटी से ज्यादा होता था। तो ये सिस्टम भी फेल हुआ और इसके चलते हुए भी काफी सारी लैंड जो है वो छोड़ छाड़ के जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो चले गए। इसमें यह रूल भी रखा गया कि अगर आप लोगों के यहां पे किसी की डेथ भी हो जाए या रेनफॉल नहीं होती है, क्लाइमेटिकल कंडीशन से कुछ होता है, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हार्श। फिर आता है महलवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी ने इनिशिएट में लाया। वहीं पे इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंप्लीमेंट किया, पंजाब के अंदर, आपको याद होगा। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक नया अजीब सी केस लाया गया कि पूरा मोहल्ला मिलके ही जो है टैक्स पे करेगा। बट आप सोचिए मोहल्ला कैसे पे करेगा। और इस बार नंबरदार का वोट है, यानी कोई एक बंदा चाहिए जो कलेक्ट करेगा। लेकिन महलवारी सिस्टम में आप देखिए कलेक्टिव फार्मिंग की जाएगी। ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर था। 90% के करीब टैक्स इंपोज कर दिया जाता था। हम ये कह सकते हैं कि ये वो तीनों पॉलिसीज जिसके चलते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने भारत के अंदर से अपने रेवेन्यू कलेक्ट तो किए, लेकिन बंगाल को मिल्की ड्राई बना दिया। और उसी बंगाल में जहां पे कल तक ब्रिटिश ये कहता था कि ये एक सोने की चिड़िया है, अब खंडर पड़ा हुआ था। एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल था, लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। फाइनली ब्रिटिश एम्पायर को यह लगा कि अब हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी और एक नई पॉलिसी क्रिएट की गई, एंड दैट पॉलिसी इज नोन एज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यह शो करता है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, यह शो करता है कि किस तरीके से एग्रीगेरियन पॉलिसी जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से पहले थी उसको कैसे खत्म किया गया। और यह शो करता है कि कैसे भारत के अंदर 10 मिलियन लोग स्टारवेशन से मर गए। अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कमर्शियलाइजेशन था और किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर अपने मकसद को पूरा करने के लिए भारत की एग्रीकल्चर को खत्म करता रहा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।